कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग जो काफी कमाते हैं वो भी पैसों को लेकर परेशान से रहते हैं और वहीं कुछ औसत कमाने वाले भी अच्छी खासी संपत्ति बना लेते हैं। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और लगता है इसका जवाब सिर्फ होशियारी में नहीं, बल्कि पैसे के साथ हमारे व्यवहार में छुपा है। बिल्कुल। और इसी पहेली को सुलझाने में मदद करती है मॉर्गन हाउसल की किताब दिस साइकोलॉजी ऑफ मनी। जी हाँ, तो आज हम इसी किताब से कुछ अहम सबक लेंगे और देखेंगे कि ये हम भारतीयों के लिए जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ बेहतर करना चाहते हैं, कितने काम के हैं। हाँ, और अच्छी बात यह है कि ये कोई मतलब बोरिंग फाइनेंस किताब नहीं है जिसमें सिर्फ आंकड़े हों। इसमें तो छोटी छोटी कहानियां हैं। सही कहा। कहानियां जो बताती हैं कि हम पैसे को लेकर कई बार कितने अतार्किक फैसले क्यों करते हैं, क्यों बचाते हैं, क्यों ज्यादा खर्च कर देते हैं। और भारत में जहां बचत की इतनी पुरानी संस्कृति है वहां ये बातें कैसे लागू होती हैं, ये देखना मजेदार होगा। बिल्कुल। तो चलिए पैसे से जुड़े हमारे इस बर्ताव की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, हाउस होल्ड की नजर से देखते हैं। पहली बात जो वो कहते हैं वो किस्मत और जोखिम के बारे में है। किस्मत और जोखिम। ये बात तो है। हम अक्सर सफलता का सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं और फेलियर के लिए शायद दूसरों को दोष देते हैं। हाँ, जबकि सच तो ये है कि किस्मत का मतलब सही समय पर सही जगह होने का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, और जोखिम जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसका कोई उदाहरण है अपने आप भारतीय संदर्भ में? बिल्कुल है। स्टॉक मार्केट को ही देखिए। हर्षद मेहता और राकेश झुनझुनवाला दोनों बड़े नाम थे, है ना? दोनों ने जोखिम लिया। हाँ बिल्कुल, लेकिन अंत कितना अलग था। वही तो, मेहता का बबल बर्स्ट हो गया, जबकि झुनझुनवाला लंबे समय तक टिके रहे। हाँ, स्ट्रैटेजी तो थी, लेकिन किस्मत, टाइमिंग और जोखिम लेने की क्षमता और उसके परिणाम, इन सब ने मिलकर नतीजा तय किया। तो सबक ये है कि किसी की सफलता देखकर आंख बंद करके उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। थोड़ा विनम्र रहना जरूरी है। सही। और इसी से जुड़ा एक और जरूरी फर्क है जिस पे हाउसल जोर देते हैं, अमीर होना और धनवान होना। अमीर और धनवान, ये तो Yes. एक ही बात लगती है सुनने में। लगती है पर है नहीं। अमीर होने का मतलब है कि आज आपके पास पैसा है, शायद महंगी कार है, बड़ा घर है। जो दिखता है। अच्छा। तो धनवान होना क्या है फिर? धनवान होना वो है वो पैसा जिसे आपने खर्च नहीं किया। ये वो संपत्ति है जो दिखती नहीं लेकिन आपको आजादी देती है। आजादी? किस तरह की आजादी? मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस की बात नहीं हो रही है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। सोचिए अपनी मर्जी से रिटायर होने की आजादी, या कोई ऐसी नौकरी छोड़ देने की हिम्मत जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, या फिर मुश्किल वक्त में जैसे कोविड के टाइम पे हुआ, बिना पैसों की चिंता के कुछ महीने का ब्रेक लेने की सहूलियत। बिल्कुल। भारत में अक्सर अमीर दिखने का बहुत प्रेशर होता है, महंगी शादियां, बड़ी गाड़ियां, लेकिन सच्ची दौलत वो जो दिखती नहीं, वही आपको असली कंट्रोल और चॉइस देती है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब असली वेल्थ दिखावे में नहीं, ऑप्शंस में है। और शायद इसी वेल्थ को बनाने का एक तरीका है कंपाउंडिंग और धैर्य। सही पकड़ा। कंपाउंडिंग फाइनेंस की सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है, पर इसका जादू तभी चलता है जब इसे सालों का वक्त दिया जाए। हाँ, जैसे वो एसआईपी वाला उदाहरण। छोटा सा अमाउंट भी अगर 20-25 साल चलता रहे तो बहुत बड़ा बन सकता है। जी, लेकिन दिक्कत ये है कि आज की तेज दुनिया में, खासकर हमारे यहाँ, लोग जल्दी मतलब रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। स्टॉक टिप्स, क्रिप्टो, एफएनओ ट्रेडिंग। सबको शॉर्टकट चाहिए। धैर्य रखना मुश्किल लगता है। हाँ, जबकि हौजल कहते हैं कि दौलत बनाना मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। लंबे समय तक टिके रहना ही सीक्रेट है। और इसी लंबे खेल के लिए शायद एक और सलाह है जो थोड़ी अजीब लग सकती है। बिना किसी खास लक्ष्य के भी बचत करना। हाँ, ये सुनने में शायद उल्टा लगे। हम तो हमेशा किसी गोल के लिए सेव करते हैं, घर खरीदना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों की पढ़ाई है। तो फिर बिना लक्ष्य के क्यों बचाएं? हाउस होल्ड कहते हैं इसलिए बचाएं क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। कब क्या जरूरत पड़ जाए कौन जानता है। ये बचत आपको एक तरह का बफर देती है। जैसे अचानक नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। बिल्कुल। कोविड ने हमें ये सिखाया भी। ये बचत आपको सिर्फ मुश्किलों से नहीं बचाती, बल्कि अचानक मिलने वाले मौकों को पकड़ने की हिम्मत भी देती है। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये सुरक्षा है, लचीलापन है। तो किस्मत का रोल समझना, अमीर और धनवान का फर्क जानना, धैर्य रखना और सुरक्षा के लिए बचत करना, ये सब बातें जुड़ती हुई लगती हैं। पर एक और बड़ा सवाल आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि बस इतना काफी है?
उफ, ये शायद सबसे मुश्किल सवाल है, खासकर आज के सोशल मीडिया के ज़माने में। हम लगातार तुलना करते रहते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त। हाँ, हमेशा और की तलाश रहती है। लगता है कि थोड़ा और मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और इसी और के चक्कर में हाउसहोल्ड चेतावनी देते हैं, हम अक्सर वो भी गवा देते हैं जो हमारे पास पहले से है। बहुत ज़्यादा जोखिम ले लेते हैं। जैसे वॉरेन बफेट का उदाहरण है, आज भी वो अपने पुराने घर में ही रहते हैं जो सालों पहले खरीदा था। उन्हें पता है कि उनके लिए पर्याप्त क्या है। एकदम सही। कब रुकना है ये जानना उतना ही ज़रूरी है जितना ये जानना कि कब शुरू करना है। ज़रूरत से ज़्यादा लालच अक्सर ले डूबता है। संतुष्टि शायद वही असली धन है। तो कुल मिलाकर इस किताब का निचोड़ यही है कि पैसे का मैनेजमेंट सिर्फ मैथ्स या इकोनॉमिक्स नहीं है। ये बहुत हद तक साइकोलॉजी है, हमारा व्यवहार है। हाँ, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका पैसे के साथ बर्ताव कैसा है। किस्मत और जोखिम को मानना, सच्ची दौलत यानी आज़ादी को समझना, धैर्य रखना, बचत की आदत डालना और कितना काफ़ी है ये जानना। और शायद यही वजह है कि ये किताब भारत में इतनी पॉपुलर हो रही है। मैंने देखा है, अंकुर वारिकू से लेकर रचना रानाडे तक कई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर इसकी बात करते हैं। हाँ, क्योंकि ये हर किसी के लिए है। स्टूडेंट हो, सैलरी वाला इंसान हो, छोटा इन्वेस्टर हो। बात ये नहीं कि आप कमाते कितना है, बात ये है कि आप सोचते कैसे हैं। बिल्कुल, किताब में बेशक और भी बहुत कुछ है, कई और कहानियां और गहरी बातें जिन पर आज हम बात नहीं कर पाए। सही कहा। और ये सारी बातें सोचने के बाद एक सवाल शायद श्रोता अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या पैसे के साथ हमारा रिश्ता कभी पूरी तरह सिर्फ लॉजिक पर चल सकता है, या हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस हमेशा उसमें अपनी भूमिका निभाते रहेंगे?